Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start chapter number 5 connecting the dots. So ये आपकी क्लास 7 की जो मैथ की टेक्स्ट बुक है गणित प्रकाश, उसका सेकेंड पार्ट जो आया हुआ है उसका चैप्टर नंबर 5 है। अभी तक हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 है। सो चैप्टर 1 2 3 4 5 फिफ्थ हम कर रहे हैं, 4 तक कंप्लीट हो गया, फिर 2 चैप्टर्स और बचेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं, जैसे कि आप जानेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, बहुत सारे डेटा को हम कैसे उसको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उस चीज को हम बोलते क्या है इस पूरे प्रोसेस को। तो ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कनेक्टिंग डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स। सो यहाँ पे है ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स। कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे आपके टीचर कहते हैं, योर टीचर टेल्स यू दैट दे आर मीटिंग 2 ऑफ देयर चाइल्डहुड फ्रेंड्स दिस इवनिंग। आपकी टीचर कहती हैं कि वो अपने 2 बचपन के दोस्तों से आज मिलने वाले हैं। वन इज 5 फीट टॉल एंड अदर इज 6 फीट टॉल। उसमें से एक 5 फीट लंबा है या लंबी है, और एक 6 फीट लंबा है या लंबी है। सो व्हाट इज योर गेस as to each friend's gender based on this information? तो आपको क्या लगता है, जैसे आप ये 5 फीट सुनोगे और 6 फीट सुनोगे तो आपके मन में क्या आता है कि कौन सा इनमें से लड़का होगा, कौन सी लड़की होगी, जेंडर किसका क्या होगा? सो हम हाइट के हिसाब से एक अंदाजा लगाते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि जो 5 फुट पर्सन होगा वो लड़की ही होगी, विमेन ही होगी, और 6 फुट वाला मैन ही होगा, है ना। देयर इज अ चांस दैट यू आर रॉन्ग। हो सकता है कि आप गलत भी हो, लेकिन एक्सपीरियंस हमें ऐसा बताता है कि बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है कि 5 फुट जो टॉल होते हैं वो मैन होते 5 फुट टॉल जो मैन और 6 फुट टॉल जो विमेन होती है वो रेयर होते हैं, मतलब ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज्यादातर हमें यही देखने को मिलते हैं कि जो लड़कियां हैं उनकी हाइट कम होती है ना। सो ऑफन मैन आर टॉलर देन विमेन, यही हम सोचते हैं। तो अगर हमें कोई नहीं भी बताए कि लड़का आने वाला या लड़की आने वाला, अगर हाइट हमें पता है तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं ना, अपने हिसाब से सोच लेते हैं, अच्छा ये लड़का होगा या लड़की होगी। नाउ द अबव इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिकल थिंकिंग। स्टैटिस्टिक मतलब होता है कि फैक्ट या आंकड़ों के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे कोई हम सोच बना लेते हैं। जैसे वी रेगुलरली कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स लाइक, ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे पास आते रहते हैं, जैसे जमीमा's बैटिंग हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट ओवर द पास्ट ईयर, वी कैन एक्सपेक्ट अ सेंचुरी फ्रॉम हर इन टुमारोज मैच। हम जानते हैं कि जो जमीमा है, जो क्रिकेटर है जमीमा, उनका पास्ट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो हम उनसे एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि अगले मैच में उनकी एक सेंचुरी बन सकती है। देन आई टेक 15 मिनट्स टू साइकिल फ्रॉम स्कूल टू होम, कि मुझे लगभग 15 मिनट लगते हैं स्कूल से घर जाने में। तो इस तरीके के डेटा हम सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज 15 मिनट लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कभी ज्यादा कभी कम लग रहा हो, लेकिन अप्रॉक्स हम बोलते रहते हैं ना। आई थिंक माई पेन माइट लास्ट फॉर 2 more weeks, इट इज टाइम टू गेट अ न्यू वन सून। लगता है मेरा पेन जो है 2 और हफ्ते चलेगा, तो मुझे नया पेन लेने की जरूरत है। डेविड स्पेंड्स अबाउट 7 hours डेली इन द स्कूल। लगभग, अबाउट मतलब लगभग 7 hours रोज डेविड जो है स्कूल में स्पेंड कर रहा है। देन since I started to eat fruits and vegetables more frequently, I am able to run 2 kilometer more each day. जब से मैंने फल और सब्जियां खानी शुरू की हैं, लगभग 2 किलोमीटर मैं ज्यादा दौड़ पाता हूँ हर दिन। Then the population of their village has reduced by about 100 in last decade. So population कम हुआ है या population बढ़ा है, कहीं आने जाने में हमें अगर रेगुलर बेसिस पे जा रहे हैं, कोई टाइम कितना लग रहा है, तो ये सब हम एक स्टैटिस्टिकल थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं डेटास के बारे में, राइट। नाउ वी कॉल, जो अभी हमने सारी चीजें पढ़ी, ऐसी चीजों को वी कॉल दीज स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स। इसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट क्या है? इज अ क्लेम और समरी अबाउट सम फिनोमिनन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, प्रोपोर्शंस, प्रोबेबिलिटीज और प्रिडिक्शंस। सो स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स हर वो वाक्य है, हर वो स्टेटमेंट है जिसमें आपको कोई एक फिनोमिना पे बात की जा रही है, जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बताई जा रही है, या फिर कोई प्रोपोर्शन बताया जा रहा है कि लगभग इतना मैं रोज खाता हूँ, या इतना मैं रोज, इतनी बारिश रोज हो रही है, तो एक प्रोपोर्शन की बात हो जाए, या प्रोबेबिलिटी शायद ऐसा हो, जैसे अभी हमने जमीमा वाला केस देखा कि अभी वो पिछले कुछ मैचेस से मैच अच्छा खेल रही हैं, तो आगे आने वाले मैचेस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सेंचुरी बनाए। प्रिडिक्शन, कोई अनुमान लगाइए, जमीमा वाला यहाँ पर भी फिट हो रहा है, राइट। सो ऐसे कुछ जो डेटा होते हैं जिसमें हम
जो फैक्ट्स है, जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, उनको हम एक स्टेटमेंट में समराइज कर रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स में एक अनुमान लगा रहे हैं, तो उसको हम स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, सो स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन, ऐसे स्टैटिस्टिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं दैट कैन बी आंसर्ड बाय कलेक्टिंग डेटा, जिनको आंसर करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं बोलूं जेमिमा ने पिछले मैचेस में अच्छा खेला है, तो अच्छा कितना अच्छा खेला है जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले आने वाले मैच में वो 100 रन बना लेगी, तो उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें लास्ट के कुछ मैचेस का डेटा चाहिए कि उसने इस मैच में कितना बनाया, इस मैच में कितना बनाया, इस मैच में कितना बनाया, राइट। तभी हम एक अनुमान लगा पाएंगे कि अच्छा आगे आने वाले मैच में लगभग इतना तो उसका बन ही जाएगा, राइट। हो सकता है वो उतना ना बने, लेकिन एक अंदाजा लगाने के लिए हमें डेटा चाहिए। सो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टैटिस्टिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाउ टॉल आर ग्रेड 7 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, कि हमारा जो स्कूल है उसमें ग्रेड 7 के बच्चों की हाइट कितनी है, इज अ स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन। ये एक तरीके का स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है। वी एक्सपेक्ट दैट नॉट ऑल ग्रेड 7 स्टूडेंट्स हैव द सेम हाइट, बट वी कैन कलेक्ट डेटा, एनालाइज इट एंड मेक कंक्लूजन अबाउट द हाइट्स दैट डू अकर। जैसे ग्रेड 7 के सभी बच्चों की हम हाइट पूछ लेंगे, किसकी कितनी है, किसकी कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि ग्रेड 7 में है तो सबकी हाइट सेम होगी, राइट। लेकिन हम एक अंदाजा लगाने के लिए सबकी हाइट पूछ लेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर बताएंगे लगभग लगभग सबकी हाइट इतनी है ना। सो द क्वेश्चन टिपिकली आर अनियंस कॉस्टलियर इन यहाँपुर और वहांपुर, जैसे प्याज यहाँ सस्ते हैं या वहां सस्ते हैं, यहाँ पर जगह का नाम यहाँपुर वहांपुर ले लिया है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस क्या है, स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस कहलाते हैं। ओके, प्राइसेस कैन वेरी ओवर टाइम, हर समय प्राइस सेम नहीं रहेगा प्याज का, कभी मौसम के हिसाब से सस्ता होगा, महंगा होगा, राइट। तो ये चेंजेस होंगे, लेकिन एक अंदाजा लगाने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ डेटा। देन देयरफॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स अस टू लुक एट डेटा, एनालाइज इट। तो हमें डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे एनालाइज करना पड़ता है, तब हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं ताकि स्टेबल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स को हम आंसर कर सके, क्वेश्चंस को आंसर कर सके। जैसे यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमें बताना है कि इनमें से स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन कौन सा है। जैसे व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ टेनिस बॉल इन इंडिया, टेनिस बॉल का क्या प्राइस है इंडिया में। तो ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ये तो एक फिक्स वैल्यू है, हम बता सकते हैं प्राइस कितनी है, राइट। नाउ हाउ ओल्ड आर द डॉग्स दैट लिव ऑन द स्ट्रीट, अब जो गलियां होती है उसमें कुत्ते जो रहते हैं, सो हाउ ओल्ड, उनकी एज कितनी होती है लगभग। सो डिफरेंट डॉग्स विल हैव डिफरेंट एजेस, वी कलेक्ट द डेटा, जो भी डेटा हमें चाहिए वो पहले तो हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, तो ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है। ऐसे ही व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास लाइक वॉकिंग अप अ हिल, कितने बच्चे आपकी क्लास में पहाड़ों पे चढ़ना उन्हें पसंद है, या डू यू लाइक रीडिंग, आपको क्या किताबें पढ़ना पसंद है। तो ये सारे किस टाइप के क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप वो पहाड़ पे चढ़ने में किस किस बच्चे को अच्छा लगता है, तो ये पता करने के लिए डेटा की नीड होगी, तो ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है। अब आपको किताब पढ़ना पसंद है कि नहीं, तो ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन नहीं है, इसका तो सिंपल आंसर हो जाएगा, आप यस या नो बोल दोगे, है ना। लेकिन अगर ये पूरे क्लास की बात होती तो हमें डेटा की जरूरत पड़ती, सो दैट्स नॉट अ स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ब्रिक्स आर इन दिस वॉल, एक दीवार है उसमें कितनी ईंटें हैं, ये अगर हमें बताना हो तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, क्वेश्चन है कि क्या है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है, सो ये हमारा एक क्या है, इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन बिकॉज वी कैन रेफर द वैल्यू, है ना। एक ही दीवार की बात हो रही है तो हमें पता है कि लगभग कितनी दीवारें, कितनी ईंटें हमने लगाई हैं, सो ये एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन नहीं है। देन हु वाज द बेस्ट बॉलर इन द मैच यस्टरडे, कल के मैच में कौन सा बॉलर सबसे अच्छा था, तो ये क्या स्टैटिस्टिकल है, नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि जो बेस्ट होगा वो एक मैच की बात हो रही है, वो तो अपने आप ही दिख जाएगा, इसमें किसी डेटा की जरूरत नहीं है एनालिसिस करने की। देन व्हाट वाज द रेनफॉल पैटर्न इन बाड़मेर लास्ट ईयर, बाड़मेर जगह है राजस्थान में, वहां पे बारिश का क्या पैटर्न रहा लास्ट ईयर। तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है जिसमें हमें पिछले साल किस किस दिन कितनी बारिश हुई उसका डेटा चाहिए होगा, फिर हम एक कैलकुलेशन कर पाएंगे, राइट। सो ये क्या है, स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। सो ये क्वेश्चन जो है अभी हमने देख लिए। नाउ द टर्म स्टैटिस्टिक्स जो ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ, इसका मतलब होता है किस चीज की स्टडी करना, डेटा की, उसको कलेक्ट करना, डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना सीक्वेंस में जैसे हमें चाहिए, प्रॉपर वे में उसको अरेंज करना, उसको एनालिसिस करना, उसको इंटरप्रेट करना मतलब उसका क्या मीनिंग हो सकता है, क्या कहना चाह रहा है, और फिर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी शैल एनकाउंटर सम स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन एंड लर्न हाउ
एनालाइजिंग डेटा एंड ग्राफ्स कैन हेल्प आंसर देम। सो इस तरीके के जो इनमें हमने स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस देखे, उनको आंसर करने के लिए हम इस चैप्टर में समझेंगे किस तरीके से स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन को आंसर करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं ग्राफ्स की हेल्प से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक इंट्रोडक्शन ही था। सो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, वैल्यू से कैसे हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया। यहाँ पर रन स्कोर्ड बाय शुभम एंड यशस्वी इन अ क्रिकेट सीरीज आर गिवन इन द टेबल बिलो। हु डू यू थिंक परफॉर्म्ड बेटर? देखो यहाँ पर शुभम ने कितने रन स्कोर किए किस मैच में? मैच 1 में 0, मैच 2 में 17, मैच 3 में 21, मैच 4 में 90। फिर यशस्वी ने मैच 1 में 67, मैच 2 में 55, मैच 3 में 18, मैच 4 में 35। अब आप इस डेटा से बहुत सारी चीजें पता कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। जैसे इसमें आप देखो तो शुभम जो है रेगुलर मैच नहीं खेलता, उसने एक मैच नहीं खेला हुआ है। यशस्वी बहुत सारे, मतलब लगभग सारे मैच खेलता है वो, राइट। अब शुभम के जो रन है यहाँ पर 17 है, तो यहाँ इसके 18 है, यहाँ 21 है। यहाँ पर मतलब जो यशस्वी है उसके सभी जगह पर मैचेस में रन ज्यादा है, एक यहाँ पर इस कंपैरिजन में, है ना। यहाँ 90 शुभम के ज्यादा है। तो अब टोटल निकाल लो कि किसका कितना टोटल है, वो भी हम बता सकते हैं, किसके ज्यादा रन बन रहे हैं, कौन रेगुलर है। तो डिपेंड करता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, राइट। तो ये डेटा दिया हुआ है, इस बेसिस पे आगे देखते हैं। तो श्रेयस सेज, श्रेयस ये बच्चा है, कह रहा है बोथ देयर परफॉर्मेंसेस आर सिमिलर सिंस यशस्वी स्कोर्ड more in first and second matches whereas शुभम scored more in third and fourth matches। तो श्रेयस के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, आप किस तरीके से इस डेटा को देखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो श्रेयस कह रहा है कि दोनों ने अच्छा खेला है इस मैच में, राइट। उनकी परफॉर्मेंस लगभग सेम ही है। शुभम ने, इस वाले बच्चे ने शुरू के 2 मैचेस जो हुए उसमें उतना अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन यशस्वी ने यहाँ पर स्कोर किया है तो यहाँ कम स्कोर किया है, शुभम ने यहाँ पे कम स्कोर किया है तो यहाँ ज्यादा स्कोर किया है। तो श्रेयस के हिसाब से कि दोनों की जो परफॉर्मेंस है लगभग सेम है, ऐसा श्रेयस कह रहा है। आगे देखते हैं। सो वैष्णवी कहती है आई थिंक शुभम परफॉर्म्ड बेटर बिकॉज ही स्कोर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ द रन इन अ मैच 90। वैष्णवी के हिसाब से शुभम ने अच्छा खेला है क्योंकि देखो यहाँ पे इसको 90 रन्स मिले हैं और कहीं पर भी यशस्वी को 90 रन्स नहीं मिले हैं। तो श्रेयस कहता है नो, यशस्वी बैटेड बेटर सिंस द टोटल नंबर ऑफ रन्स ही मेड इज 175 while शुभम मेड ओनली 128। तो शुभम का जो टोटल किया यहाँ पर ये 128 है और ये 175 आई थिंक दिया हुआ है, राइट, यस। तो श्रेयस कहता है नहीं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यशस्वी ने अच्छा खेला है क्योंकि जब टोटल इन चारों मैचेस का निकाला तो इसका 175 आ रहा है और इस चारों का निकाला तो 128 आ रहा है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये 4 मैच का हमने टोटल ले लिया, तब कंपेयर करना ठीक है क्या? क्योंकि यशस्वी ने तो 4 मैचेस खेले, शुभम ने तो 1 मैच खेला ही नहीं है। तो क्या ये हम सही कंपेयर कर रहे हैं डेटा को? नहीं कर रहे हैं, इसमें भी प्रॉब्लम है ना। तो वही सब चीजें आगे धीरे धीरे आप समझेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा कि सब अपने डेटा को अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एनालिसिस कर रहे हैं। सो वैष्णवी कहती है ओ ऑल्सो यशस्वी बैटिंग इज मोर कंसिस्टेंट। हमने देखा यशस्वी जो है लगातार मैचेस खेल रहा है, सो डिफरेंस बिटवीन इट्स मैक्सिमम स्कोर एंड मिनिमम स्कोर इज लोअर। अब जैसे यहाँ पर यशस्वी ने 4 मैचेस खेले तो मैक्सिमम स्कोर क्या है उसका 67 है और मिनिमम स्कोर क्या है 18 है। तो इसको अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 17 में से 8 गए तो 9 और 5 में से 1 गया 4, 49 डिफरेंस आ रहा है। यहीं पर हम शुभम का डिफरेंस निकालते हैं तो मैक्सिमम है 90 और मिनिमम है 0, है ना। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे 90 आ रहा है डिफरेंस। तो आप देख सकते हो इसमें भी डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यशस्वी का ये कम है एज कंपेयर टू शुभम। वही यहाँ पर कहा गया है कि वैष्णवी सेज यशस्वी बैटिंग इज मोर कंसिस्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज लोअर। नाउ द टेबल बिलो, ये एक एग्जाम्पल था, यहाँ पर अब थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। इस टेबल में कहा जा रहा है कि this table shows the runs scored by these 2 players in another series। एक और सीरीज हुई, who do you think performed better in this series? इसमें कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है? यहाँ शुभम के देखो 23, 7, 10, 52 और 18, यशस्वी के 26, 53, 2 और 15। यहाँ पर यशस्वी ने 1 मैच नहीं खेला। तो वैष्णवी कहती है here शुभम परफॉर्म बेटर सिंस हिज टोटल इज 110 रन्स while यशस्वी टोटल इज 96। यशस्वी के टोटल यहाँ पर 96 आ रहे हैं और शुभम का ये सबका जो टोटल किया इन सबका तो 110 आ रहे हैं। तो वैष्णवी कहती है कि शुभम ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि शुभम का टोटल ज्यादा है। अब यहाँ पर वो वाली चीज आगे डिस्कस की है कि लेकिन यशस्वी ने तो 1 मैच खेला ही नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं आगे, इसी को समझाया है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ
वैष्णवी स्टेटमेंट? क्या लगता है, वैष्णवी सही कह रही है? तो श्रेयस कहता है बट यशस्वी मेड 96 रन्स इन 4 मैचेस। ये श्रेयस ने कहा कि यशस्वी ने तो 96 रन बनाए लेकिन 4 ही तो मैच खेले हैं। शुभम ने 110 रन बनाए 5 मैचेस में। सो हाउ डू वी से हुज परफॉर्म बेटर? तो हम कैसे कह सकते हैं दोनों में से किसने अच्छा परफॉर्म किया? सो इट इज ऑफन नॉट सिंपल टू कंपेयर टू ग्रुप्स ऑफ नंबर्स एंड क्लियरली से दैट वन इज बेटर देन अदर। तो इतना आसान नहीं होता है डेटा को कंपेयर करना। कभी कभी ये हमारे लिए कंफ्यूजन बन जाता है कि कौन सा अच्छा है। इस तरीके के डेटा अगर हमें दिए हों, मैचेस ज्यादा दिए हुए, एक ने खेला ही नहीं है, तो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट? सो कैन अ सिंगल नंबर एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स? तो एक कोई नंबर हम निकाले, ऐसा नंबर जैसे इतने मैचेस खेले उसने, है ना, तो हम कैसे कह दें, ये सबको हमें एक एक करके ना देखना हो, कोई एक ऐसा नंबर मैं यहाँ पर लिख दूं जिससे कि पता चले कि अच्छा शुभम ने अच्छा खेला या यशस्वी ने। तो जैसे हम कहते हैं, अभी एक एग्जाम्पल देखा था कि मुझे रोज स्कूल जाने में 15 मिनट लगते हैं, तो मैंने क्या कहा था आपको कि एग्जैक्ट 15 मिनट नहीं लगते हैं, हो सकता है कभी 20 मिनट भी लग जाते हो, कभी 12 मिनट भी लग जाते हो, लेकिन हम एक एवरेज ले लेते हैं, एक बीच का नंबर ले लेते हैं, राइट, कि इतना टाइम तो लगता होगा, है ना। सो वैसा कोई एक नंबर मिल जाए तो हमें सारे डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक अंदाजा हम लगा के कंपेयर कर सकते हैं, राइट। वही यहाँ पर कहा गया है। चलिए देखते हैं आगे। For example, can we represent शुभम्स और यशस्वी बैटिंग in this series with one number? तो ये जो अभी हमने बैटिंग की सीरीज देखी, उसमें क्या हम एक कोई ऐसा नंबर निकाल सकते हैं जिसमें हम शुभम और जो यशस्वी है उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके? सो वी सॉ वन वे ऑलरेडी द टोटल ऑफ द वैल्यू इन द ग्रुप, बट इफ द ग्रुप साइज आर डिफरेंट देन टोटल में नॉट बी अप्रोप्रिएट मेजर टू कंपेयर। देखो एक एक लाइन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। देखो हमने देखा कि एक तरीका तो ये था कि हमने टोटल कर लिया 110 और 96, इसमें हम बता सकते हैं किसने अच्छा खेला, लेकिन डेटा सही कैलकुलेट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक ने 5 मैच खेले हैं, एक ने 4 ही मैच खेले हैं, राइट। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें इन सम मैचेस player could have scored more and in other matches less. A representative number for the group can be found by balancing out the highs and lows. तो जो हाई और लो है उसको बैलेंस करके कोई एक डेटा निकाले, तब हम कह सकते हैं कि वो जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, वी कैन एड अप रन स्कोर्ड इन ऑल द मैचेस एंड डिवाइड द टोटल बाय द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। वी कॉल दिस वैल्यू एज एवरेज और अर्थमेटिक मीन। अभी मैंने कहा ना एवरेज कितना समय लगता है स्कूल जाने में, तो एवरेज समय निकालना, एक मीन निकालना, बीच का एक नंबर निकालना, तो हम उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया है, जो भी टोटल नंबर दिए जैसे 23, 7, 10, 52 और 18, इन सबको आप ऐड कर दो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कितना आया था, 110 आया था, है ना। 110 को आप किससे डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 मैचेस टोटल हुए, 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 2s are 10, 5 2s are 10, 22 एवरेज आया। इसका हमने टोटल किया था तो 96 आया। 96 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 1s are 5, 46, 5 9s are 45, कुछ ऐसा 19 पॉइंट कुछ आ रहा है ना। अब यहाँ पर ये एवरेज है 22 और ये एवरेज है 19, यही यहाँ पर हमने देखा। सो इस तरीके से एवरेजेस हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या जो मैच नहीं खेला है बच्चे ने वो भी काउंट होगा? जैसे यहाँ पर हमने 5 से इसका एवरेज निकाल दिया, है ना। तो ये तो सही नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि एक मैच तो इसने खेला ही नहीं है। लेकिन एवरेज निकालने का ये तरीका है कि जो भी डेटा दिया हुआ हो उसका टोटल कर लो और कितने की बात हो रही है उससे डिवाइड कर दो। तो यही आगे फॉर्मूला फॉर्म में दिया है। हाउ द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय प्लेयर्स इन अ मैच, कैसे हमने एवरेज निकालेंगे? तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल रन जो भी प्लेयर ने स्कोर किया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने मैचेस उसने खेले हैं। तो जैसे शुभम का क्या हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 21। तो वहां पर हमने यशस्वी का जो अभी मैंने आपको कहा मैंने 5 से डिवाइड किया, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। वो किससे डिवाइड होगा, 4 से, क्योंकि यशस्वी ने 4 ही मैचेस खेले हैं। तो यशस्वी का देखो 24 एवरेज आ रहा है और शुभम का 21 आ रहा है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, यशस्वी की बेटर परफॉर्मेंस है, जबकि हमने टोटल देखा था तो शुभम की ज्यादा थे, है ना, 110 थे। तो इससे एवरेज से हमें एक्चुअल पता चलता है कि किसने अच्छा परफॉर्म किया है। सो इन दिस सीरीज यशस्वी's एवरेज नंबर ऑफ रन इज हायर देन शुभम। सो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, या मीन बोलते हैं इसे हम, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इन डेटा।
ओके, तो ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमने देख लिया। देखो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स के बाद एक समरी आगे समझाया जाएगा। सबसे पहले हमने ये क्रिकेट मैच वाला एग्जाम्पल देख लिया। ओके, अब हम आगे चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने। तो अभी आपने क्या समझा? मीन। ओके, अब आगे देखते हैं एवरेज एज फेयर शेयर। अब द एवरेज कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज फेयर शेयर और इक्वल शेयर। एवरेज को फाइंड आउट करके, अभी जो हमने मीन निकाला उसको फाइंड आउट करके किसी भी चीज को हम अच्छे से इक्वली बांट सकते हैं सबके बीच में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, श्रेयस एंड 4 ऑफ हिज फ्रेंड। श्रेयस अपने 4 दोस्तों के साथ, मतलब टोटल 5 हो गए, उन्होंने कलेक्ट किए गुआवास, अमरूद कलेक्ट किए। जैसे 3, एक ने 3 कलेक्ट किए, एक ने 8 कलेक्ट किए, एक ने 10 कलेक्ट किए, एक ने 5 कलेक्ट किए और एक ने 4 कलेक्ट किए। दूसरी टीम है, ये पहली टीम हो गई श्रेयस की टीम, उसमें 4 फ्रेंड्स हैं। ऐसे एक टीम है पराग और उसके 5 दोस्त हैं। सबने क्या कलेक्ट किए? 5, 4, 6, 3, 4, 8 गुआवास कलेक्ट किए। ठीक है, सबके अलग अलग नंबर दिए, एक ने 5, एक ने 4, एक ने 6, ऐसे। ईच ग्रुप विल शेयर देयर गुआवास इक्वली अमंग्स देमसेल्फ। अब किसने कितने इकट्ठे किए उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे पराग के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितना इकट्ठा किया वो एक जगह रख दिया। श्रेयस की जितनी टीम है, 5 मेंबर्स हैं श्रेयस में और पराग में 6 मेंबर्स हैं, तो श्रेयस की टीम ने जितना इकट्ठा किया वो इसमें रख दिया। जैसे श्रेयस की टीम ने 3, 8, 10, 5 और 4 इकट्ठे किए, ये सारे गुआवास इसमें रख दिए। ऐसे यहाँ पे 5, 4, 6, 3, 4 और 8 ये वाले, ये इसमें इकट्ठा कर दिए। अब उसके बाद जितने मेंबर्स हैं इसका टोटल कर लो और सब में बराबर बराबर बांट दो। ऐसा नहीं जिसने कम इकट्ठा किया उसको कम देना है। क्लियर है? सो इन विच ग्रुप विल ईच मेंबर गेट बिगर शेयर ऑफ गुआवास? तो किस ग्रुप में ज्यादा शेयर मिलेगा लोगों को? जितने भी मेंबर्स है सबको बराबर या ज्यादा किस में मिलेगा? इस वाले ग्रुप में कि इस वाले ग्रुप में? सो टू फाइंड आउट दिस वी फर्स्ट फाइंड आउट हाउ मेनी गुआवास ईच ग्रुप हैज कलेक्टेड। तो पहले तो हम टोटल निकाल लेंगे और उसके बाद फिर जितने मेंबर हैं उसे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे श्रेयस वाला, ये पहला वाला ग्रुप हम करें तो इसमें 3, 8, 10, 5, 4 ये वाला नंबर जो मैंने अभी सर्कल में बनाया, तो 30 गुआवास टोटल आ रहे हैं। अब टोटल मेंबर कितने? 5, तो 30 को 5 में बांटना है, तो 30 को 5 में बांट दो, डिवाइड कर दो, तो आंसर आ रहा है 6 गुआवास ईच। मतलब हर व्यक्ति को, 5 को 6 मतलब 6 गुआवास मिलेंगे। ऐसे ही पराग के ग्रुप का टोटल निकालो, ये 4, 5, 6, 3, 4, 8 इनका टोटल करो तो 30 आ गया। तो मतलब टोटल तो दोनों का सेम है, लेकिन इस 30 को अब इनके ग्रुप में मेंबर भी तो ज्यादा है, 6 हैं, तो 30 को 6 से डिवाइड करो, यानी 5 गुआवास ईच। देखो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। जैसे ये वाला ग्रुप था 3, 8, 10, 5, 4, 30 आया, एक ने 3 गुआवा कलेक्ट किए, एक ने 8, एक ने 10, एक ने 5, एक ने 4। अब इसमें 6 सबको बांट दिया हमने, क्योंकि 30 थे और यहाँ पे 5 मेंबर्स थे, तो 30 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 6 आया, है ना। यानी हर एक बॉक्स में हमने 6 दे दिया, इक्वली बांट दिया। देखो इक्वल बॉक्स हो गए, यहाँ पर बॉक्स ऊपर नीचे थे तो 6 बटे, है ना, श्रेयस वाले में। और दूसरे में हमने देखा एक ने 5 कलेक्ट किए, एक ने 4, एक ने 6, टोटल तो यहाँ भी 30 है, लेकिन यहाँ पे 6 मेंबर्स थे तो 6 से डिवाइड किया, यानी सबको 5 मिल रहे हैं, है ना, 5, 5, 5, 5, 5। तो इसमें कम मिलेंगे और इस वाले ग्रुप में ज्यादा गुआवास मिलेंगे। सो आई होप ये क्लियर होगा अब आपको कि कैसे डिवाइड करते हैं, ग्रुप में इक्वली करना है तो। और एग्जांपल्स है, चलिए देखते हैं। सो वैष्णवी ट्रैक्स द नंबर ऑफ हिबिस्कस फ्लावर ब्लूमिंग इन हर गार्डन ईच डे। ये फ्लावर है, ये वैष्णवी देखती है कि उसके गार्डन में हर रोज कुछ फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, खिलते हैं कुछ फूल, ठीक है। अब वो डेटा लेती है पिछले कुछ दिनों का कि एक दिन 2 फ्लावर खिले, एक दिन 7, एक दिन 9, एक दिन 4, एक दिन 3। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ हिबिस्कस फ्लावर ब्लूमिंग पर डे इन वैष्णवी गार्डन? मान लो वैष्णवी अपने स्कूल में जाती है और बताती है कि यार मेरे गार्डन में ना रोज हिबिस्कस के, ये जो ओढ़ुल का फूल है या गुड़हल का फूल है, ये खिलता है। तो इसमें पूछेगा, उसके फ्रेंड्स पूछ सकते हैं कि कितने खिलते हैं डेली। तो अब बहुत दिन का डेटा तो उसको ऐसे याद नहीं रहेगा ना, तो हम कहते हैं ना लगभग 5 या 6 रोज खिलते हैं। तो 5 तो नहीं है, यहाँ देखो 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, लेकिन कहने में 5 या 6 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम टोटल एवरेज निकालते हैं, टोटल को डिवाइड करके, तो वो जो नंबर आता है वो होता है एवरेज नंबर। जैसे यहाँ देखो दिया है एवरेज टोटल नंबर ऑफ हिबिस्कस फ्लावर 2, 7, 9, 4, 3। इसको ऐड कर दो और कितने दिन का दिया है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। तो ये टोटल कितना होगा? 9 और 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। 25 को 5 से डिवाइड करो
तो 5 5 25 यानी 5 एवरेज आ रहा है। तो ये क्या जवाब देगी वैष्णवी? ऑन एन एवरेज 5 हिबिस्कस फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे, राइट? सो इन दिस केस द एवरेज टेल्स अस द नंबर ऑफ फ्लावर्स ब्लूमिंग ईच डे इफ एन इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्ड डेली। जैसे अगर रोज 5-5 फ्लावर्स उगते, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, है ना, यहाँ पर, तो आप देखोगे कि जितना ये टोटल है उतना ये भी टोटल है। इसको आप टोटल करोगे तो देखो 5 5 10 15 20 25 और इन सबको भी हमने टोटल किया था तो क्या आ रहा था? 25। तो मतलब कि जो एवरेज आया है वो अगर हम रोज इक्वल इक्वल बांट दें तो वो टोटल आ जाएगा, है ना। सो आई होप एवरेज कैसे निकालते हैं आपको क्लियर है। नाउ यहाँ दिया हुआ है वन ऑफ द टर्म्स यूज फॉर अर्थमेटिक मीन इन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स इज सम्मिति। सम्मिति वर्ड हमारे पुराने टेक्स्ट में, प्राचीन जो टेक्स्ट है उसमें अर्थमेटिक मीन के लिए यूज किया गया है, मीन मेजर करने के लिए। सम वर्ड से बना है। सम मतलब होता है इक्वल। सम टर्म्स यूज फॉर अर्थमेटिक मीन इन इंडियन टेक्स्ट इंक्लूड समरज्जू, इसका मतलब होता है मीन मेजर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जो ब्रह्मगुप्त जी द्वारा यूज हुआ है। समीकरण यूज हुआ है इक्वलाइजिंग और लेवलिंग के लिए, महावीर आचार्य द्वारा यूज हुआ है। देन समय यूज हुआ है, सम्य, इक्वालिटी, इम्पार्शियलिटी, इक्वेबिलिटी टुवर्ड्स, तो बाय श्रीपति। ऐसे ही सम्मिति यूज हुआ है भास्कर आचार्य द्वारा। तो ये वर्ड्स हमारे पुराने टेक्स्ट में भी यूज हुए हैं जो क्या दर्शाते हैं? मीन को ही दर्शाते हैं। सो द टर्मिनोलॉजी शोज, ये बताती है कि दैट एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स परसीव द अर्थमेटिक मीन एज द कॉमन और इक्वलाइजिंग वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेटिव मेजर ऑफ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू। मतलब जो भी वैल्यूज उन्होंने कलेक्ट की किसी भी डेटा के, उसको सब में बराबर बांटने के लिए, कॉमन बनाने के लिए, इक्वल शेयर करने के लिए जो हमारे एंशिएंट स्कॉलर्स थे उन्होंने इस मीन टर्मिनोलॉजी का यूज किया है। और वही अभी हमने देखा किस तरीके से मीन निकालकर हम बराबर बराबर सभी में कोई भी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ फिगर इट आउट पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। ओके 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रेयस इज प्लेइंग विद अ बैट एंड अ बॉल नॉट क्रिकेट। देखो यहाँ पे श्रेयस बैट को ऐसे, बॉल को बार बार इस पे वो खेलते हैं ना ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, तो क्रिकेट नहीं है ये, बट हाँ बॉल को इस तरीके से उछाल रहा है वो बैट की हेल्प से। नाउ ही काउंट दैट नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बाउंस द बॉल। वो कितनी बार बॉल को बाउंस कर पा रहा है बैट पे ग्राउंड पे गिरने से पहले। सो द डेटा फॉर 8 अटेम्प्ट्स, उसने 8 बार ऐसा किया। तो एक बार तो उसने 6 बार बॉल को ऐसा कर पाया, एक बार 2 बार में बॉल नीचे गिर गई, एक बार 9, एक बार 5, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 3, एक बार 5। कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ बाउंसेस ऑफ द बॉल दैट श्रेयस इज एबल टू मेक विद हिज बैट। अब इसका कोई एक और फ्रेंड आ गया, उसने कहा कि अरे मैं तुमसे जीत जाऊंगा, तो वो कहता है कि नहीं तुम मुझसे नहीं जीत सकते, श्रेयस कहता है। तो वो पूछता है दूसरा वाला फ्रेंड, मान लो वैष्णवी ही आई है, तो वैष्णवी पूछ रही है, तो श्रेयस कह रहा है तो कैसे बताएगा? वैष्णवी ने पूछा कि तुम एक कितना कर पाते हो, एवरेज कितना कर पाते हो एक बार में इस बैट से, बॉल को कितनी बार बाउंस कर पाते हो, तो कैसे बताएगा? वो सारे नंबर तो बताएगा नहीं ना, एक बार मैंने किया तो 6, एक बार मैंने किया तो 2, एक बार मैंने किया तो 9, एक बार तो 9 तक गया था मैं, ऐसे तो नहीं बताएगा ना वो। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सभी का टोटल कर दो, 6 2 9 5 4 6 3 5, तो इन सबका टोटल करोगे 40 आएगा। और कितनी बार में उसने ये 40 लाया है? तो यहाँ दिया हुआ है 8 अटेम्प्ट्स, तो उसको 8 से डिवाइड कर दो, यानी 5 वो अप्रॉक्स या एवरेज कर पा रहा है बाउंस बॉल को। ओके, तो वैष्णवी को कहेगा मैं तो 5 कर पा रहा हूँ एवरेज, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राई दिस एक्टिविटी अबव ऑन योर ओन, कलेक्ट डेटा फॉर 7 और मोर अटेम्प्ट्स एंड फाइंड द एवरेज। अभी आपको खुद से करना है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, 7 बार में एक बार 4 6 5 7 3 5 6 आया, इसका टोटल आ रहा है 36। अब 7 बार हमने किया है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 36 को 7 से, तो अप्रॉक्स 5.14 आ रहा है, तो अप्रॉक्स 5 आप बोल सकते हो, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 5 होता है ना, जैसे 5.5 होता है या 5.6 होता है तो इसको हम 6 लिख देते हैं। अभी 1 है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 5 लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई अ फ्लावरिंग प्लांट। आपको एक प्लांट देखना है जिसमें फ्लावर ब्लूम होते हैं आपके पड़ोस में, ठीक है, नेबरहुड में। ट्रैक करना है कि कितने फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं हर दिन, एक हफ्ते तक, यानी 7 दिन तक आपको ऑब्जर्व करना है कि हर दिन कितने फूल खिले। देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट ब्लूम पर डे। मान लो यह एग्जांपल ले लिया, एक दिन 4 फूल खिले, एक दिन 5, एक दिन 3, एक दिन 6, एक दिन 4, एक दिन 4, एक दिन 2। अब इन सबका टोटल निकाला तो 28 आया। अब इसमें कितने दिन का हमें निकालना है? एक वीक का, तो यानी 7 दिन होते हैं एक वीक में, तो 28 को 7 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। ओके, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स ब्लूम पर डे इज 4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं।
टू फ्रेंड्स आर ट्रेनिंग टू रन 100 मीटर रेस। दो दोस्त हैं, वो 100 मीटर रेस में दौड़ रहे हैं। देयर रनिंग टाइमिंग्स ओवर द पास्ट वीक आर गिवन इन सेकेंड्स। वो कितनी देर में दौड़ रहे हैं ये सेकेंड्स में दिया हुआ है दोनों का, है ना। तो निखिल जो पहला दोस्त है वो 17 सेकेंड में, 18 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ रहा है, फिर 17 में, फिर 16 में, फिर 19 में, फिर 17 में, फिर 18 में। तो ये सारे अटेम्प्ट्स हमें निखिल के दिए हुए हैं। ऐसे ही सुनील के सारे अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं। तो इसका भी पहले हम टोटल करेंगे, 122 दोनों का 122 आया। निखिल कितनी बार में कर रहा है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स में, और जो सुनील है वो भी 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स में। तो दोनों का एवरेज क्या आ रहा है, 7 से डिवाइड करने पर सेम आ रहा है ना। सो बोथ निखिल एंड सुनील रैन इक्वली फास्ट ऑन एवरेज। एवरेज में देखें तो यहाँ पे कम ज्यादा बेशक दिख रहा है, लेकिन वो दोनों की जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम है एवरेज निकालने पर। नाउ द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलो। 6 साल लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है कि लगातार, कितने बच्चों ने एनरोल किया स्कूल में, कितने बच्चों का नाम लिखा, तो पहले साल इतने बच्चों का, दूसरे साल इतने बच्चों का, तीसरे साल इतना, चौथे साल, 5वें साल और 6ठे साल। तो मीन एनरोलमेंट निकालना है। तो 6 साल है टोटल, है ना। तो इन सब का टोटल निकाल लो। तो आप करोगे तो 11,154 आ रहा है। इसको 6 से डिवाइड करो आप, है ना। अब मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखे। आप वो बड़ा वाला डिवीजन मेथड कब तक यूज करेंगे, आप कट करना सीखिए बेटा, है ना, बहुत जरूरी है। बच्चे बोलते हैं मैम सिखा दो सिखा दो। देखो मैं यहीं पर बताती हूँ, अलग से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वैसे ही आप देख रहे हो सिलेबस बढ़ता चला जा रहा है आपका, है ना। चलो देखते हैं कैसे कट करते हैं। जैसे 6 किड्स से हमें करना है, मैं यहाँ साथ साथ बताती हूँ कि क्या फर्क होता है कट करने में और क्या फर्क होता है डिवाइड करने में। जैसे यहाँ हम क्या करते हैं, एक देखते हैं 6 के टेबल में 1 आता है, नहीं, तो फिर हम एक और ले लेते हैं 11। 6 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता, तो क्या आता है 11 से छोटा आता है, क्या आता है 6 1 6, राइट। तो अब हम ये वाला जो वैल्यू है ना 6, ये नहीं लिखते कट करने में, जो आंसर आता है डायरेक्ट वो लिखते हैं 6 1 6। लेकिन यहाँ कितना है 11, तो 11 में से 6 क्या, तो कितना आया 5, ये हमें मन में करना होता है। 5 आया। अब यहाँ मान लो 5 लिख दिया, यही करते हो आप यहाँ भी। हम यहाँ 5 लिखते नहीं है ये वाला, बस ये मन में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पहली बार मैं समझा रही हूँ, तो मैंने मान लो यहाँ पर 5 लिख दिया। अब 5 आता है 6 के टेबल में, नहीं, तो हम क्या करते हैं एक 1 यहाँ से उतारते हैं। तो ऐसे ये 1 हमने ले लिया। अब क्या हो गया ये 51, तो 6 8 48 होता है ना। यहाँ हम क्या लिख देंगे 48, 6 8 क्योंकि 6 9 54 हो जाएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 48 आया। अब क्या करते हो आप 51 में से 48 को माइनस करते हो, 49 50 51 3 आ रहा है। अब यहाँ 51 है, तो अब हमें मन में करना है कि 48 आया, 6 8 48, तो 48 को 51 में से माइनस किया तो 3 आया। अब यहाँ 3 लिख दोगे। 3 6 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो आप ये 5 उतारते हो नीचे, है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अज्यूम करना है 5 आ गया 35, तो 6 6 से 36 होता है। तो 6 के टेबल में 36 आता है, 35 तो नहीं आता, और 36 बड़ा हो जाएगा, तो 6 5 30। अब यहाँ तो 35 है, तो 5 बचेगा, राइट। ऐसे ही जैसे यहाँ पे 5 उतारते, फिर लिखते 6 5 30, फिर ये 5 बचता और ये 4 नीचे उतार लेते हैं ना, तो 54 आया। ऐसे यहाँ 54 आ गया, ये दोनों को लोगे तो 6 9 54, राइट। तो अब इसको मैं, ये समझ में आया आपको कैसे हमने किया। तो सिर्फ जो ऊपर आंसर लिखते हो ना वही लिखना होता है कट करते वक्त। तो मैंने कैसे किया, अगर मैं कुछ भी यहाँ ना लिखूं डायरेक्ट करूँ तो 6 1 6, यहाँ 11 था तो बचा 5, तो यहाँ 51, 6 8 48, 49 50 51 35, 6 5 30, फिर 5 बचा 54, 6 9 54, तो 1859। तो ये कट करना आपको आ जाएगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर क्या हो गया, इतने स्टूडेंट्स हर साल एनरोल हुए हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड द फिगर इट आउट। नाउ नो योर अनियंस। यहाँ 2 जगह का डेटा दिया हुआ है, जैसे यहाँपुर और वहांपुर 2 जगह है, ठीक है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक का सबका डेटा दिया है कि जनवरी में यहाँपुर जो जगह है वहां प्याज के कितने रेट थे पर केजी, 1 केजी का 25 रुपए किलो, 24 रुपए किलो, ऐसा है ना। और यहाँ भी दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें कॉस्टलियर लग रहा है आपको, अगर आप खुद से देखना चाहो तो। वैसे ही जैसे इसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर आई थिंक 59 है ना, यहाँ पर 60 है, तो ऐसा देखने में लग रहा है कि इसमें ज्यादा बड़ा नंबर है। जैसे हमने पहले देखा बहुत सारे आंसर्स इसके हो सकते हैं। सो खुशबू कहती है आई थिंक वहांपुर ज्यादा कॉस्टलियर है क्योंकि वहां पे 60 रुपए अभी मैंने आपको दिखाया। तो नाफिया कहती है आई एडेड द प्राइस ऑफ ऑल मंथ्स इन ईच लोकेशन। यहांपुर का जो टोटल है वो 458 है और वहांपुर का जो है 450 है।
वहांपुर का ये टोटल सभी का किया तो 450 आ रहा है, और यहाँ का किया टोटल ये सभी का ऐड किया तो 400 कितना था, 58 था आई थिंक, यस 458 आ रहा है। ठीक है, दोनों वो नाफिया कहते कि ऐसे मैंने कैलकुलेट किया, लेकिन एक फ्रेंड क्या कह रही थी कि इसने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि यहाँ पे 60 है। तो देखो अब तो ये ज्यादा लग रहा है हमें, ये कम लग रहा है ना। तो इस तरीके से डेटा अलग अलग इंटरप्रेट होता है। तो विशाल कहता है कि वहांपुर कॉस्टलियर है क्योंकि 3 नंबर जो है वो 50 से ऊपर है। वहांपुर में देखो 3 नंबर ऐसे हैं जो 50 से ऊपर, एक ये और एक ये। यहाँ पर 1 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 50 से ऊपर है ना। तो ये भी एक डेटा एनालिसिस करने का तरीका हुआ, राइट। सो संपत कहता है आई कंपेयर द प्राइजेस इन ईच मंथ इन बोथ लोकेशन, प्राइजेस इन यहांपुर आर हायर फॉर 6 मंथ्स। अब संपत ने क्या किया, सॉरी, उसने हर महीने का देखा। यहाँ पर देखो ये कम है, यहाँ पर ये कम है, यहाँ पर ये कम है, यहाँ पर ये ज्यादा है। ठीक है, एक बार ज्यादा, फिर दूसरी बार ज्यादा, फिर ये बराबर है, यहाँ पर तीसरी बार ज्यादा, ये कम है, यहाँ पर चौथी बार ज्यादा, यहाँ 5वीं बार ज्यादा, यहाँ कम है और यहाँ भी कम है। तो ऐसा टोटल उसने देखा संपत ने कि कितने मंथ में प्राइसेस ज्यादा है वहांपुर में। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया कंपेयर करने का। ऐसे जितिन भी कहता है आई नोटिस दैट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। यहांपुर का जो हाईएस्ट है 59 है, उसमें से लोवेस्ट 24 को माइनस किया तो 35 आ रहा है। वहांपुर का हाईएस्ट 60 है, उसमें से लोवेस्ट को माइनस किया तो 43 आ रहा है। सो डेटा कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड कंपेयर्ड बाय रेफरिंग टू इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। हमें एवरेज ही निकालना होगा डेटा को कंपेयर करने के लिए। सो टोटल वैल्यूज को ऐड करो और उसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसका हम डिफरेंस निकालते हैं। तो जो एक एवरेज नंबर आता है उससे हम पूरे डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसी को आगे कैसे देखो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे टू कंपेयर द डेटा। और भी तरीके से हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, विजुअलाइज करके, मल्टीपल वेज में हम कर सकते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करके। जैसे यहाँ पे डॉट प्लॉट के थ्रू किया गया है। डॉट प्लॉट से हमें जो भी डेटा दिए हैं उसको हम एक लाइन पे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें हेल्प करता है डेटा को विजुअलाइज करने में, वेरिएबिलिटी एंड पैटर्न इन डेटा। इन द फॉलोइंग फिगर ईच डॉट रिप्रेजेंट द मंथली प्राइस ऑफ ऑनियन। जैसे यहांपुर में, यहाँ पर देखो जैसे ये डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, 10 लिखा है, 20 लिखा है, मतलब इसमें बराबर जो डिविजन ये लाइन्स दी है तो ये 12 होगा, ये 14 होगा, ये 16 होगा, ये 18 होगा, 2-2 के गैप पे है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये 22 होगा, ये 24 होगा, ये 26 होगा, ये 28 होगा। ठीक है, तो देखो 24 पे 1, फिर 25 पे, 24 और 26 के बीच में आ रहा है 25, फिर 26, फिर 28, फिर 30, ऐसे डॉट्स को रिप्रेजेंट किया यहांपुर पे जो डेटा दिया गया है। और ऐसे यहाँ पर वहांपुर का दिया हुआ है इस वाले नीचे वाले में। ठीक है, एक सेकेंड। नाउ ये जो डॉट है, अब यहाँ क्या होगा 38 और यहाँ 40 है, तो इसके बीच में यानी 39। तो 2 ऑफ द वैल्यूज आर 39। यहाँ पे 2 वैल्यूज 39, 1 बिलोंगिंग टू ईच ऑफ यहांपुर एंड वहांपुर। देखो यहाँ भी एक 39 पे और यहाँ भी एक 39 पे है ना। और यहाँ एक लोवेस्ट जो है, 1 ऑफ द वैल्यू इज 19 हियर, इट रेफर्स टू ऑफ द मंथली प्राइस ऑफ वहांपुर। यहाँ देखो सबसे लोवेस्ट कितना है, ये रहा है ना, 24 है। और ये वाला जो प्राइस है 2 ऑफ वैल्यूज, मतलब 2 जगह 2 बार 2 मंथ में जो वहांपुर जगह है वहां का प्राइस या 42, यहाँ 42 है ना। तो 42 बोथ हेल्पिंग बिलोंगिंग टू वहांपुर। तो कहाँ पर किस मंथ में कितना प्राइस था उसको हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना है, इसे बोलते हैं डॉट प्लॉट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो द प्राइसेस इन यहांपुर आर इन ग्रीन एंड दोज इन वहांपुर आर इन पर्पल। एक में ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, एक में पर्पल से। और 10 से 60 तक नंबर दिए, 0 से स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि कहीं पर भी प्राइस जो है 0 नहीं था, 10 से ऊपर ही था, तो 10 से डेटा को स्टार्ट किया है। और डॉट जो है वर्टिकल लाइन में ये देते हैं नंबर्स, हमें नंबर्स बताते हैं जो डेटा हुए हैं, जितना प्राइस है उसका। सो नोटिस द इक्वल स्पेसिंग बिटवीन यूनिट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइन। मैंने आपको बताया ना 10 के बाद 20 आया है तो बराबर रेशियो में इनको बांटा गया है, जैसे 2-2 का गैप जो मैंने आपको बताया था वो दिया है। सो डज दिस विजुअलाइजेशन कैप्चर ऑल द डेटा प्रेजेंटेड इन टेबल अर्लियर? लुकिंग एट इट कैन वी टेल द प्राइस ऑफ अनियन इन यहांपुर इन द मंथ ऑफ जनवरी? देखो ये डेटा जो हमें दिया हुआ है इससे हम बहुत सारी चीजें तो देख पा रहे हैं कि कहां पर कितना प्राइस था, लेकिन क्या हमें मंथ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा। किस मंथ में कितना प्राइस था हम तो बता ही नहीं पा रहे। जैसे यहाँ पर 2 मंथ में 42 प्राइस था तो सीधे यहाँ डॉट दिखा दिया, 42 के ऊपर 2 डॉट्स लगा दिए यहाँ और यहाँ, लेकिन किस किस मंथ में 42 थे तो इस टेबल में हमें पता चल रहा है कि किस किस मंथ में 42 थे। देखो मैं यहाँ पे ये मिटा देती हूँ,
हम इस टेबल को देख के बता पा रहे हैं कि एक बार जुलाई में 42 था और एक बार दिसंबर में 42 था, लेकिन यहाँ सिर्फ हम ये बता पा रहे हैं कि वहां पर जो जगह है वहां पर 2 महीने ऐसे थे जिसमें 42 प्राइस था, लेकिन महीने का नाम नहीं बता पा रहे। तो ये भी डेटा क्या है, इनकम्प्लीट है। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या हम सारी चीजें इससे बता सकते हैं, तो नो, है ना, नहीं बता सकते। नाउ आगे यही लिखा है, दिस मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑर्डर और सॉर्ट्स द डेटा बट इट लूजेस द ओरिजिनल मंथ वाइज सीक्वेंस ऑफ द वैल्यू। इसमें मंथ मिस हो गए हैं, है ना, डेटा तो सही है लेकिन मंथ नहीं बता पा रहे हम सही से। हाउएवर इट अलाउज अस टू ग्रुप द डेटा हाउएवर वी विश जस्ट एज वी शैल इट। तो हम डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस देयर आर 2 डेटा वैल्यूज बिटवीन 11 and 24 वहापुर, while Yahapur has 1. This representation make it easier to observe the variation in data. Where and how the data is clustered or spread out, we can easily see that prices in Wahapur are more spread out than those in Yahapur. It is so easy to spot the highest and lowest value. We can also use the average as one of the way to compare the prices at these two places. कहाँ पर prices ज़्यादा spread out हो रहे हैं, कहाँ पे prices कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, वो तो इससे हम अच्छे से बता पा रहे हैं। और टोटल निकाल कर, एवरेज निकाल कर हम ये भी बता सकते हैं कि कहाँ पर कम था प्राइस, कहाँ पर ज़्यादा था, राइट। A statement such as the price of onion is 35 rupees per kg may not trigger any further question. अगर ऐसा कुछ लिख के दिया है कि 35 रुपए 1 kg प्राइस है, तो इससे हमें और कोई क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन डेटा में वेरिएशन हो, जैसे प्राइसेस ऑफ अनियंस ओवर अ ईयर इन यहापुर एंड वहापुर कैन स्पार्क वंस क्यूरियोसिटी। सिर्फ 1 मंथ का दिया है या एक फिक्स प्राइस पूरे साल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर चेंज होता चला जा रहा है तो फिर हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे वन माइट बी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट 2 लोकेशन, कि जो यहापुर है वहां पे क्यों प्राइसेस कम थे, या वहापुर में उस समय पे, उस मंथ में, पर्टिकुलर मंथ में जब यहाँ प्राइसेस कम थे तो यहाँ क्यों ज्यादा थे, उनकी लोकेशन कहाँ है। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप खुद से लिखोगे। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे सोच रहे हैं कि ये गर्ल कह रही है, डू द सीजन्स अफेक्ट द प्राइस ऑफ अनियंस, क्या सीजन की वजह से प्राइसेस चेंज होते हैं अनियन के। ये बच्चा कह रहा है, हाउ मच डू अनियन प्राइस वेरी अक्रॉस शॉप्स इन सेम एरिया। एक ही एरिया में आप रह रहे हो तो इस एरिया के इस दुकान पे प्राइस क्या है और इस दुकान पे प्राइस क्या है, तो यहाँ पे भी प्राइसेस डिफरेंस होते हैं क्या। वेयर आर 2 लोकेशंस, आर दे क्लोज टू ईच अदर और फार अपार्ट, क्या ये जो यहाँपुर और वहांपुर 2 जगह है ये पास पास है कि दूर दूर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे। आप भी सुनते होंगे अपने पेरेंट्स से, अरे हम शाम को बाजार जाएंगे, या उस वाले बाजार चलो वहां पर सब्जियां सस्ती मिलती हैं, या मंडी से सब्जियां लाने पे सस्ती पड़ती हैं। तो ये सब क्वेश्चंस क्यों हम कर रहे हैं कंपैरिजन, क्योंकि प्राइसेस के डिफरेंस होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर जैसे ये बच्चा कह रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ अनियन, वही जो मैंने अभी आपको कहा, क्या क्या फैक्टर्स मिलकर अनियन के प्राइस डिसाइड करते हैं। देन दिस गर्ल इज सेइंग, व्हाट अदर कमोडिटीज माइट हैव सिमिलर पैटर्न, और प्याज की तरह कौन कौन सी चीजें हैं ऐसे सीजन के हिसाब से या फैक्टर्स के हिसाब से जिनके प्राइसेस बदलते हैं। या फिर हाउ डू द प्राइस फ्लक्चुएशन इम्पैक्ट्स फार्मर्स, कंज्यूमर्स एंड द इंडस्ट्री। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मर्स ने इतनी मेहनत से प्याज उगाए हैं, तो अगर उसका प्राइस बहुत कम हो गया तो इससे उनको क्या, या फिर इंडस्ट्री को क्या, या कंज्यूमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो ये कुछ क्यूरियोसिटी, ये कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाट एल्स डू यू वंडर अबाउट। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में भी आ सकते हैं, वो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। और उसके बाद ऑब्जर्विंग एंड ट्राई टू मेक सेंस ऑफ डेटा कैन रिवील इंटरेस्टिंग थिंग, इट कैन ऑल्सो ट्रिगर आवर क्यूरियोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इससे हमें अलग अलग सोचने की भी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, या फिर इसके साथ स्टूडेंट्स इस चैप्टर को इस पार्ट को एंड करते हैं ना। बड़ा हो गया है वीडियो, 2-3 पार्ट्स में इसको कवर कर लेंगे। सोचा तो था मैंने कि 2 पार्ट्स में ही बना दूंगी, बट लेंदी हो जाता है, आप लोग देखते तो हो नहीं पूरा, तो ट्राई करते हैं इसको 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे, ओके। सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।